डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। हम लोग बीपीएससी प्री के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चन को देखा था। इस दूसरे पार्ट में हम लोग जीव विज्ञान के 21 से लेकर 65 क्वेश्चन तक देखेंगे और उससे बाद एक तीसरा पार्ट आएगा जिसमें 66 से लेकर 106 यानी टोटल क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। ए है रेटिनाल जीरोप्थैल्मिया। रेटिनाल यानी विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया होता है, यह सही सुमेलित है। टोकोफेराल, बेरीबेरी, तो टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और बेरीबेरी की कमी से नहीं होता है, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी हो सकता है। और भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 5वां ऑप्शन होता है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। साइनोकोबायलमिन, इसको B12 कहते हैं, इससे रक्ताल्पता होता है, ये सही है। आर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन D2 इसे कहते हैं और इसी कमी से रिकेट्स होता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की कमी से बेरी नहीं, जबकि ये एंटी फर्टिलिटी विटामिन है या सुंदरता का विटामिन इसे कहा जाता है। अब हम लोग 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। विटामिन B1 संतरा, तो ये कह सकते हैं कि सही सुमेल नहीं है, लेकिन फिर भी संतरा में कुछ न कुछ विटामिन B1 पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं पाया जाता। जबकि संतरा या नींबू या जितने खट्टे फल होते हैं उसमें प्रचुरता में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन D मिलता है कार्ड लिवर आयल से, यह सही है। विटामिन ई जो होता है सुंदरता का विटामिन या एंटी फर्टिलिटी विटामिन है, यह गेहूं के अंकुर तेल से मिलता है। अल्फा अल्फा से विटामिन के मिलता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है इसका उत्तर सही, क्योंकि विटामिन B1 संतरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 22। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, तो इसका उत्तर है B12। B12 में कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसको साइन कोबालमीन कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होती है और इसका कार्य है नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करना, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, वो इसकी कमी से गड़बड़ हो जाते हैं और कई बार हमें इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है कि आदमी में थोड़ा सा पागलपन या कुछ अलग तरह का बिहेव करने लगता है। और विटामिन बी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, मांस है, मछली है, यकृत है और दूध है। पनीर में भी विटामिन B12 मिलता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, तो इसका उत्तर है 5 से 6 लीटर, क्योंकि एक वयस्क मनुष्य का वेट लगभग 70 किलो माना जाता है और उसके वेट के अनुसार 7 से 8% उसका रक्त की मात्रा होती है। तो 70 का 7 या 8%, 5 से 6 लीटर के बीच में आता है। 24वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से बीपी नापा जाता है और मानव का स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120/80। अब यहाँ पे जो 120 है यह सिस्टोलिक प्रेशर है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल क्या होता है, जब हार्ट हमारा कुंचित करता है यानी दबाव डालता है यानी सिकुड़ता है, तो जो ब्लड प्रेशर हमारी धमनियों पे पड़ता है वह 120 मिलीमीटर Hg होता है। और जो डायस्टोलिक होता है यानी जब वो हमारा हार्ट फूलता है या रिलैक्स होता है, तो उस टाइम जो धमनियों पे ब्लड का जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है, इसलिए वो कम हो जाता है वो, और वह 80 mmHg हो जाता है। तो इस तरह से स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति नापी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, इसका उत्तर है बी 1200 सीसी प्रति मिनट। किडनी से जो रक्त साफ किया जाता है वह 1200 सीसी होता है। किडनी मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना और ब्लड में जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं यानी विषाक्त पदार्थ हैं उसको छान के अलग कर देना और मूत्र के माध्यम से बाहर कर देना। जैसे ब्लड में यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, उसको यूरिन के माध्यम से ये बाहर कर देता है। और प्रतिदिन जो ह्यूमन किडनी है वह 1500 लीटर रक्त को प्यूरिफाई करता है और 1.5 लीटर यूरिन में तब्दील करता है, बदलता है। और इससे प्रति मिनट 1200 सीसी ब्लड प्रवाहित होता रहता है।
और किडनी का जो बेसिक यूनिट है जिससे मिलकर बना हुआ है वो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। 26 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इंसुलिन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है और यह जंतु हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इंसुलिन निकलता कहां से है और कार्य क्या करता है? इंसुलिन जो है पैंक्रियास यानी जो हमारा अग्नाशय होता है उसके लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बीटा सेल से सिक्रीट होता है और यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और पैंक्रियास के बारे में एक चीज और देख लेते हैं। पैंक्रियास हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है और यह मिक्स ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है, यानी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है। इससे डाइजेस्टिव जूस भी निकलते हैं, इससे इंसुलिन भी निकलता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? आरएनए, आरएनए एक एसिड है यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इन्वर्टेज, यह एक एंजाइम है। इंसुलिन ही एक जंतु हार्मोन है और एस्कॉर्बिक एसिड यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इंसुलिन के बारे में भी हमने देखा है। और निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन। यह बहुत कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज होता है और लगभग हर जगह मिल जाता है। इसका दुरुपयोग होता है, जो ग्वाला होते हैं यानी जो दूध निकालते हैं, इसका उपयोग करते हैं जानवरों से ज्यादा दूध निकालने के लिए। और इसको पिटोसिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है ऑक्सीटोसिन का, ये रासायनिक होता है, कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल, इसको पिटोसिन कहते हैं। और इसी ऑक्सीटोसिन का उपयोग जो सब्जी उगाते हैं, वह जैसे तोरई हो गया, लौकी हो गया, उसमें ये लोग इंजेक्ट करके उसको रातों रात बड़ा कर देते हैं। और यह इसका जो बेसिक टारगेट सेल होता है ह्यूमन बींग्स में, यह गर्भाशय के वाल पर, दीवार पर यानी और स्तन पर। इसका कार्य क्या होता है? डिलीवरी के टाइम में यह गर्भाशय के वाल को यह सिकोड़ता है जिससे कि डिलीवरी आसान हो जाती है और स्तन सेल पे जब यह टारगेट करता है तो वहां से ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होता है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आयोडीन जो है थायराइड आयोडीन की कमी से हो जाता है। इससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि जो थायरॉक्सिन है हार्मोन्स, यह थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसी में आयोडीन मिला होता है। और आयोडीन की कमी से, अगर किसी को थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है और आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आयोडीन की कमी से घेघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण एक बेसिक, इस पृथ्वी पर जीवन का बेसिक आधार है। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह ग्रीन कलर का होता है, सभी पौधों की पत्तियों में और पौधों के हरे भागों में पाया जाता है। यह सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और उससे पानी को तोड़ता है। जो मृदा से पानी मिलता है यानी जल मिलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एनवायरमेंट से, इन तीनों को मिलाकर यह कार्बोहाइड्रेट बनाता है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है यानी बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता नहीं है जबकि लिया जाता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है और निकलती नहीं। शर्करा जो होती है यह मुख्य उत्पाद होता है यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है C6H12O6। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसका उप उत्पाद कहलाता है, न कि मुख्य उत्पाद, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनता है न कि गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है न कि बदलती है। जो भी भोज पदार्थ होते हैं उनका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होके यह श्वसन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है और फिर एटीपी बनती है न कि बदलती है। लेकिन ये कह रहा है कि सौर ऊर्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी हरा भाग होता है वही सिर्फ सौर ऊर्जा को ट्रैप कर सकता है यानी पकड़ सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा की सहायता से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन बनता है। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, शक्ति स्रोत मीन पावर हाउस। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एटीपी जो होता है वह सेल का कॉइन कहलाता है या सिक्का कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण किसमें मिलता है? तो भ्रूण बीज में मिलता है। फूल में भ्रूण नहीं मिलता है, पर्ण में भ्रूण नहीं मिलता है, कली में भ्रूण नहीं मिलता है। तो भ्रूण जो होता है वह एम्ब्रियो जिसे कहते हैं वह बीज में मिलता है और यह अंकुरण के पश्चात भ्रूण बीज से बाहर आ जाता है। 35th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक मीन्स एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐसे औषधि होते हैं कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं। तो देख लेते हैं, क्विनीन। क्विनीन मलेरिया के अगेंस्ट में काम आता है, तो यह एंटीबायोटिक नहीं है। सल्फागुआनिडीन यह एक एंटीबायोटिक है। क्लोरामफेनिकाल भी एंटीबायोटिक है। और एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक के काम में आता है और कभी सर दर्द में भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सल्फागुआनिडीन और क्लोरामफेनिकाल यह एक एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में उपयोग किया जाता है और इसमें एक से अधिक विकल्प सही है। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं संक्रामक रोग के। नहीं, संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो किसी के कांटेक्ट में आने से हो जाते हैं, जबकि टाइफाइड और कॉलरा किसी के कांटेक्ट में आने से नहीं होता है। टाइफाइड का इस समय बेसिक एग्जांपल है कोविड, कॉमन फ्लू, चेचक, ये सारे जितने वायरल रोग होते हैं खास करके वह वायरस से होने वाले वह संक्रामक रोग होते हैं। वायुजन्य रोग, यह वायुजन्य रोग नहीं है, तो ये जलजन्य रोग होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है तो यह ऑप्शन नहीं सही है। तो जलजन्य रोग यानी ऐसे रोग जो कि जल की अशुद्धता, यानी कि जब जल गंदा हो जाता है उसको अगर कोई उपयोग कर लेता है तो उससे टाइफाइड और कॉलरा हो जाता है। और टाइफाइड जो होता है सैल्मोनेला टाइफी और कॉलरा विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और इनको जो पीने का जल है अगर उसको बॉयल कर दिया जाए, फिर ठंडा करके पिया जाए या फिर उसको आरओ के द्वारा प्यूरिफाई करके पिया जाए तो फिर ये टाइफाइड और कॉलरा नहीं होंगे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता सामान्यतः लीवर प्रभावित होता है। इतने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो भी ज्यादा ही, जैसे अगर कोई शराब भी पीता है, बार बार पीता है तो उसको लीवर सिरोसिस हो जाता है, उसमें लीवर ही, क्योंकि लीवर क्या करता है, यह उसको जो हम फूड खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करके उसको प्रोसेस करता है। तो लीवर जो है एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और एफ्लाटॉक्सिन से प्रभावित हो जाता है। और यह एस्परजिलस और पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां भी हैं, वो भोजन को विषाक्त कर देती हैं, यानी फूड पॉइजनिंग क्रिएट कर देती हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा और तिल्ली यानी बोन मैरो और स्प्लीन में भी होता है, दोनों जगह होता रहता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसे WBC भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में एक गार्ड की तरह से काम करता है, यह चारों तरफ घूमता रहता है। जो भी बाहर से कोई सब्सटेंस आती है यानी फॉरेन पार्टिकल अगर आता है तो उसको वो लोग फैगोसाइटोसिस के द्वारा उसको वो लोग ग्रहण कर लेते हैं और खा जाते हैं। ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन कर्क रोग से संबंधित है, यानी कैंसर से संबंधित है। हमेशा जब भी ओंको आए तो ओंकोजीन हमेशा कर्क रोग से संबंधित है, यह कैंसर इसके द्वारा होता है। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? आयोडीन घेघा के उसमें प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 जो है ब्लड कैंसर, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 जो होता है उसको हम उपयोग करते हैं ब्लड कैंसर को ट्रेस करने में। तीव्रता एवं उपयुक्तता के आधार पर निम्न में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी करता है? तो तंबाकू से कर्क रोग होता है लेकिन यह इसका उपचार नहीं करता है। अल्कोहल से लीवर सिरोसिस होता है। परावैंगनी किरणों से कैंसर हो सकता है लेकिन परावैंगनी किरणों से इसका उपचार नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हुआ सी, आयनिक विकिरण यानी आयनाइजेशन रेडिएशन। जो सॉफ्ट आयनाइजेशन विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, उससे जो कर्क जिस सेल पे हुआ रहता है उसको गलाने के लिए काम में आता है, यानी जो गांठ बन जाती है उसको आयनाइजेशन रेडिएशन से उसको गला दिया जाता है, यानी जिसे लेजर किरणें कहते हैं, उसे गला देते हैं। लेकिन जब यह बहुत ज्यादा हो जाता है एक्सपोजर, तो ऐसे कंडीशन में वह ठीक होने के बजाय और कैंसर क्रिएट कर देता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो यह है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। यानी कोई भी सिस्टम है अगर उसमें ऑटोट्रॉफिक सिस्टम होता है, यानी कोई अपना खुद का भोजन बना लेता है, तो यह एक बहुत ही सहज प्रणाली है। इससे सहज प्रणाली बढ़ती है। परिवर्धन मतलब बढ़ावा देना होगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो यह है आंसर हाइपोथैलेमस। इसको एज इट इज याद कर लेना है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो निश्चित होता है 98.6, इससे ज़्यादा होने पर फीवर हो जाएगा। तो हाइपोथैलेमस जो है बॉडी टेम्परेचर को हमारे कंट्रोल करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आनुवांशिक विचरण, जेनेटिक वेरिएशन, विचरण का जो है यानी चेंजेस कैसे होते हैं? तो यहाँ पे जीन का मिश्रण होता है। जो मदर फादर होते हैं, लैंगिक जन्म मदर फादर से होगा यानी दो मेल फीमेल से, तो उसमें दोनों का जीन सम्मिश्रण होगा यानी मिक्स होगा। दोनों के क्रोमोसोम में बदलाव आएंगे, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम मिलेगा, और जीन भी जो होते हैं मिक्स होते हैं यानी मिक्सचर होता है। तो इस तरह से यह तीनों ऐसे कंडीशन हैं जबकि आनुवांशिक वेरिएशन आता है। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो इसका उत्तर है ए, आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतःपात्र यानी टेस्ट ट्यूब में बनाया था, इन विट्रो कंडीशन में। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को डायबिटीज डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो इसका उत्तर है माइकोप्लाज्मा। इसको पीपीएलओ भी कहते हैं। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है दुनिया का सबसे छोटा जीवित जंतु है, जीव है, जो कि अपना स्वयं प्रजनन कर सकता है। निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? तो वायरस यानी विषाणु जो होता है, इसको विष अणु कहते ही हैं। यह विष का अणु होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए या डीएनए पाया जाता है, और बाहर से प्रोटीन की खोल इसको कवर किए होती है। यह जब अपने होस्ट सेल में जाता है यानी किसी जीवित कोशिका में चला जाता है, तो वह उसके एंजाइम को लेकर अपना प्रोपोगेशन स्टार्ट कर देता है, अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका उत्तर है सी, एचआईवी एड्स के लिए। जो आवाहन प्रोग्राम है यह एचआईवी या एड्स के रोकथाम के लिए 2003 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था, यह दक्षिण अफ्रीका में। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के सर्जन थे, और इन्होंने मानव हृदय का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांटेशन किया हुआ था। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1676 में अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने खोजा हुआ था, और इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है, यानी माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। कणीय तत्व क्या है? पार्टिकल, कणीय तत्व की इंग्लिश अगर देखा जाए तो पार्टिकुलेट मैटर इसे कहेंगे। तो कणीय तत्व जो होता है यह वायु प्रदूषक होता है। कण से हम ठोस पे न जाएं, यह एक वायु प्रदूषक होता है। संवहनी वैस्कुलर, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? यानी जो वैस्कुलर होता है, पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो यह होता है जाइलम टिश्यू। दो तरह के टिश्यू होते हैं जो कंडक्शन करते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है? जो फल है यानी ऊपर से जो भोजन बनता है पत्तियों में, वह भोजन को नीचे तक ले आता है, पत्तियों से तना तक। और जो जाइलम है, जाइलम जड़ों से जो पौधे हैं इसको पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? तो यह होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं नॉर्मली। अगर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हो तो ये भी होता है, ये भी सही होता है। तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका अगर फारेनहाइट में देखें तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का जो ग्रुप होता है
तो सर्वदाता जो होगा वह O नेगेटिव होगा। अब इसको हम याद कैसे करें? ये एंटीजन के बेसिस पे हम जो ब्लड ग्रुप है उसको डिसाइड करते हैं। अब ये 0 है, O मतलब होता है 0, तो 0 में इसके साथ कोई भी और एंटीजन नहीं होगा, यह किसी के पास जाएगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, सबके पास से एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अगर कोई अकेला है, किसी के पास कोई और नहीं है, वो किसी के घर जाता है तो आराम से वो एडजस्ट हो जाता है। और सर्वग्राही ग्रुप जो होता है वो AB ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें 2 एंटीजन होते हैं। यह किसी को दे, यह सिर्फ और सिर्फ AB को दे सकता है, लेकिन इसमें सभी लोग आ सकते हैं, यह सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि A भी इसके पास है एंटीजन और B भी एंटीजन है। तो इस तरह से हम जो सर्वग्राही है वह AB होता है और सर्वदाता जो है वो O ब्लड ग्रुप होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो यह है ऑस्टियोलॉजी। जो हड्डियों की पढ़ाई है यह होता है ऑस्टियोलॉजी या आर्थोलॉजी भी इसे कहते हैं। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कार्ड में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसका उत्तर है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी में 62 टोटल निकलती हैं, जो स्पाइनल कार्ड से जो नर्वस तंत्रिकाएं होती हैं। और मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो कुल 20 दांत ऐसे होते हैं कि जो हमारे जीवन में 2 बार निकलते हैं, यानी इसे डाइफियोडांट कहते हैं। और 12 दांत ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 बार निकलते हैं जीवन में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं। 28 दिया हुआ, तो इसका आंसर ये है। अगर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा तो इसका आंसर हम उपरोक्त में से कोई नहीं मारेंगे। अब ये डिफरेंशिएशन दिया हुआ है कि टोटल 206 हड्डियां होती है, लेकिन बच्चों में कुल 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। ये जब बच्चा बड़ा होता है तो फ्यूज होकर के यह कुल 206 रह जाती हैं। अब इसमें देखें, कपाल यानी हमारा जो क्रेनियम होता है वहां 4 हड्डियां होती हैं, 2 आगे 2 पीछे, बीच में 2 पीछे, तो टोटल इस तरह से 8 हड्डियां हमारे कपाल में होती हैं। फेस पे हमारे 14 हड्डियां होती हैं। कंठिका या इसको हाइट कहते हैं, इसमें 1 होती है। और कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं, यानी मैलस, इंकस, स्टेपिस, MIS से इसको याद कर सकते हैं। मैलस, इंकस और स्टेपिस 3 हड्डियां, ये कुल 3 जोड़ी या 6 हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से कुल 29 हड्डियां हो गई। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वह क्या होती है? गहरा संरंध्री होती है। हड्डी अगर संरंध्री हो जाएगी यानी पोरस हो जाएगी तो टूट जाएगा, इसी को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ठोस होती है तो ठोस हड्डी नहीं होती है, यह खोखली होती है। मनुष्य के शरीर की हड्डी खोखली होती है, अगर ठोस हो जाएगी तो बहुत भारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो यह जो होती है 206। यहां ऑप्शन दिया हुआ है 100, 200, 300। 300 जो होती है वह बच्चों में होती है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य के अवशेषी अंग यानी ऐसे अंग जो बहुत दिनों से हम उपयोग में नहीं ला रहे हैं, वो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो जाता है और सिर्फ उसका अवशेष की तरह से रहता है, कोई काम नहीं रह जाता है। तो निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन यानी हमारी आंख में जो कोने पे हम देखते हैं सफेद, इसको निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन या निकटेक्टिंग पर्दा कहते हैं। कर्णपाली या कर्णाभ की मांसपेशियां, यह भी हमारा अवशेषी अंग है। जो कर्णपाली यानी जो नीचे लटका होता है उसका कोई उपयोग नहीं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। सामने वाले चपड़े दांत यानी कृदंत जो होते हैं यह वेस्टिजियल नहीं है, क्योंकि इसका हम उपयोग करते हैं, इससे हम काटते हैं या फाड़ने काम में आता है। इंसाइजर जो होता है यह हमारे में अवशेषी अंग नहीं है, यानी वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यह हमारे पेट के जो बड़ी आंत होता है उसके बड़ी आंत में पाया जाता है, तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इस तरह से जो सी ऑप्शन है यानी सामने वाले चपटे दांत या कृंतक जो होते हैं वह वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, यानी वह क्रियाहीन होते हैं। जो शाकाहारी रुमिनेंट होते हैं यानी जो
जानवर होते हैं, जानवरों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है क्योंकि यह सेलुलोज खाते हैं। सेलुलोज को पचाने के लिए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जरूरी होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, यानी जो कह रहा जैविक सिस्टम यानी हमारा जो सिस्टम है बायोलॉजिकल सिस्टम, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसको तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कहलाता है। बैक्टीरिया यह किसी काम में नहीं आता है हमारे शरीर में कम या ज्यादा करें रासायनिक क्रिया में। डीएनए ये भी नहीं। एंजाइम जो होता है वह हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कम या ज्यादा करता है, तो खास करके ये ज्यादा ही करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, तो एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है, जो कि एक प्रोटीन है। प्रोटीन से सारे एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन मिलकर बने होते हैं। एक स्टेटमेंट होता है कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया को तेज भी करते हैं और धीमा भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका साइंटिफिक नेम है। यह सभी खट्टे फलों में यानी नींबू प्रजाति के फलों में, नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ, इन सभी फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।